दोस्तों इस वीडियो पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पे वर्क असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम होता है ना। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे प्रीवियस ईयर पे वर्क असिस्टेंट की वैकेंसियाँ आई थी, यानी कि 2019 पे वैकेंसियाँ आई थी। और इसका एग्ज़ाम कब हुआ था दोस्तों? इसका एग्ज़ाम हुआ था सन 2021 पे, यानी कि 2 साल बाद यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ प्रीलिम टेस्ट यहाँ पे कब हुआ था। प्रीलिम टेस्ट यहाँ पे हुआ था 21 फरवरी को यहाँ पे प्रीलिम टेस्ट हुआ था। और इसका एडवांस टेस्ट कब हुआ था? इसका एडवांस टेस्ट हुआ था 7 सितंबर 2021 को। तो दोस्तों इस वीडियो पे अपन एडवांस टेस्ट के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। प्रीलिम टेस्ट को मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आप यहाँ पे जाके प्रीलिम टेस्ट की वीडियो को देख सकते हैं और वहाँ पे क्वेश्चन के लेवल को समझ सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, वर्क असिस्टेंट का जो एग्जाम रहता है ना, वहाँ पे एडवांस टेस्ट के आधार पर ही आपकी मेरिट डिसाइड होती है। यानी कि आप एडवांस टेस्ट पे जितने मार्क्स को स्कोर करेंगे ना, उसी के हिसाब से आपकी मेरिट डिसाइड होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या रहेगा? प्रीलिम टेस्ट को क्वालिफाई करना। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जितने भी पोस्ट रहते हैं ना, जैसे कि इस बार एनआरबी की तरफ से वर्क असिस्टेंट के लिए कितनी पोस्ट आई हुई है? 62 पोस्ट आई हुई है। तो यहाँ पे लगभग मान के चलिए 5 से 6 गुना कैंडिडेट को लेंगे। तो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन यहाँ पे बढ़ जाता है प्रीलिम टेस्ट के लिए। ठीक है, तो आप प्रीलिम टेस्ट के लिए भी क्वालिफाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको एडवांस टेस्ट के साथ साथ प्रीलिम टेस्ट की प्रिपरेशन भी करना पड़ेगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं प्रीलिम टेस्ट क्वालिफाई नेचर के होते हैं। ठीक है, एडवांस टेस्ट के आधार पर ही आपकी मेरिट डिसाइड होती है। तो आपको क्या करना है, एडवांस टेस्ट के साथ साथ प्रीलिम टेस्ट की तैयारी भी आपको शुरू कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों अपन एडवांस टेस्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि वर्क असिस्टेंट के एडवांस टेस्ट के पेपर पे किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और ये कितने मार्क्स के रहते हैं और किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वर्क असिस्टेंट का ऑफिशियल पेपर है। और मैं आपको बता दूँ एडवांस टेस्ट कब हुआ था? 7 सितंबर 2021 को हुआ था। ठीक है, मैं आपको इसका ऑफिशियल पेपर दिखला देता हूँ, आप सब लोग बने रहिए। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वर्क असिस्टेंट का ऑफिशियल पेपर है। आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधले हैं, यानी कि ब्लर टाइप की हैं, इसलिए मैंने इन सभी क्वेश्चन को इस पीडीएफ पे इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, और आप सोच रहे होंगे ना ये पीडीएफ कैसे है, तो मैं आपको बता दूं ये पीडीएफ पे सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही हैं, यानी कि पूरी तरह से ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, आप इसे देख सकते हैं। और यदि आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और इन सभी क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप एडवांस टेस्ट के बेसिक नॉलेज के बारे में जान लेते हैं कि एडवांस टेस्ट के में कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के रहते हैं और यहाँ पे किस किस टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो एडवांस टेस्ट रहता है ना, एडवांस टेस्ट पे कितने क्वेश्चन आते हैं? 50 क्वेश्चन रहते हैं। और ये 50 क्वेश्चन कितने मार्क्स के रहते हैं? 150 मार्क्स के रहते हैं। और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 120 मिनट की टाइमिंग दी जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। आप वर्क असिस्टेंट के एडवांस टेस्ट के पेपर को देखेंगे ना, तो आप मान के चलिए आधा से 45 मिनट पे इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेंगे, इतना इजी आता है। तो आपको टाइमिंग से लेके किसी भी तरह का इशू नहीं रहता है। यहाँ पे आप मान के चलिए सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइमिंग मिल जाता है। तो आप सभी लोग समझ गए ना, यहाँ पे 50 क्वेश्चन रहते हैं, कितने मार्क्स के रहते हैं? 150 मार्क्स के रहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, आप सभी लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे कितने क्वेश्चन आते हैं? 50 क्वेश्चन आते हैं। इन 50 क्वेश्चन पे 15 क्वेश्चन मैथ के रहते हैं, साइंस के 15 क्वेश्चन रहते हैं, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन रहते हैं और बेसिक इंग्लिश के यहाँ पे 10 क्वेश्चन रहते हैं। यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे 3 मार्क्स का रहता है। कितने मार्क्स का रहता है? 3 मार्क्स का रहता है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 3 मार्क्स दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी होती है। यहाँ पे 1 मार्क्स काट लिए जाते हैं निगेटिव मार्किंग के लिए। ठीक है, तो आप सभी लोग क्या करना है, आपको निगेटिव मार्किंग के से यहाँ पे बचना है, क्योंकि एडवांस टेस्ट के आधार पे ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग को यूट्यूब पे काफ़ी कैंडिडेट बता रहे होंगे कि यहाँ पे कट ऑफ बहुत कम जाती है, लेकिन दोस्तों आप मान के चलिए वहाँ पे प्रीवियस पेपर बहुत ईजी आया था। ठीक है ना, ईजी आया था, जिसकी वजह से कट ऑफ वगैरह भी हाई तो जाएगी ही, लेकिन किसी कारण से कम कट ऑफ गई थी। और इस बार सभी को आइडिया भी है कि वर्क असिस्टेंट पे किस टाइप का पेपर वगैरह आता है। ठीक है ना, तो इस बार कट ऑफ वगैरह ज़्यादा जाएगी। तो आपको क्या करना है, आप सभी लोग अपने मन पे मान के चलिए, आपको वर्क असिस्टेंट की जो एडवांस टेस्ट है ना, उस पर 45 क्वेश्चन तो सही करके आना है। इसके बाद आप भूल जाइए, यदि आप 45 क्वेश्चन को सही करके आ रहे हैं ना, तो आपका सिलेक्शन फिक्स है। आपको कट ऑफ की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको अपने मन पे टारगेट रखना है कि आपको 45 क्वेश्चन एडवांस टेस्ट या प्रीलिम टेस्ट पे सही करके आना है। ठीक है, यानी कि दोनों
पेपर पे एडवांस टेस्ट हो चाहे प्रीलिम टेस्ट हो, वहाँ पे आपको 45 क्वेश्चन तो सही करके आना है, ठीक है, तभी आपको यहाँ पे सिलेक्शन होगा। बाकी जो भी यहाँ वहाँ बता रहे हैं ना, उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि पेपर बहुत ईजी आ रहे हैं, सबको पता है आज की डेट पे, और सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपको मान के चलिए 45 क्वेश्चन तो आपको सही ही करके आना है, और इसके अलावा जितने सही हो तो उतनी अच्छी बात है। तो आप अपने मन पे टारगेट रखिए, 45 क्वेश्चन तो एकदम सही ही करके आना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसे देख लीजिए। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये जो पेपर होता है हिंदी, इंग्लिश और मराठी तीनों लैंग्वेज पे होता है, तो आपको यहाँ पे किसी भी तरह का इशू नहीं होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आपने यहाँ पे बातें तो बहुत सारी कर ली हैं, चलिए अब क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, तो केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी। तो यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों, यहाँ पे दो वृत्त हैं, यहाँ पे कितने वृत्त हैं, यहाँ पे दो वृत्त हैं, इस टाइप से दो वृत्त हैं, जिसके पहले की त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे एक दूसरा वृत्त है, एक दूसरा वृत्त इसी टाइप का है, जिसकी त्रिज्या यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे इसकी त्रिज्या कितनी है दोस्तों, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे पहले वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी थी 8 सेंटीमीटर थी। तो दोस्तों जब भी ये आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं ना, तो केंद्रों के बीच की दूरी क्या होती है, यहाँ पे अपन लिखेंगे केंद्रों के बीच की दूरी, तो केंद्रों के बीच की दूरी क्या होती है R1 माइनस R2, केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी R1 माइनस R2। तो पहले वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी थी 8 थी, और दूसरे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी थी 3 थी, तो यहाँ पे केंद्रों के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। बहुत ही सिंपल था, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहा। अब दोस्तों बात आती है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 6 सेंटीमीटर 6 इकाई है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करना है जिसकी एक भुजा कितनी इकाई है 6 इकाई है। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर रहती हैं। तो आपको क्या करना है, इस ऊंचाई को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ऊंचाई ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, उसे आप सब लोग अभी याद कर लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, h बराबर √3/2 इंटू भुजा। क्या होता है दोस्तों, ऊंचाई बराबर √3/2 इंटू भुजा, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों आप भुजा कितना देख रहे हैं, यहाँ पे भुजा कितनी इकाई है 6 इकाई है। तो आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको h लिखना है, h बराबर यहाँ पे कितना रहेगा, h बराबर 3√3/2 इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो बस आप इसे काट दीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 पे अपन 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यानी कि ऊंचाई कितनी आ जाएगी, यहाँ पे ऊंचाई आ जाएगी 3√3, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहा। तो आप सभी लोग देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन पे क्या बोला है, एक वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है, यही होता है ना। तो यहाँ पे त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है, और पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो बस आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो पाई की वैल्यू यहाँ पे रख लिए, और यहाँ पे त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे 7 कट गए, तो यहाँ पे त्रिज्या कितनी आ गई 44 सेंटीमीटर। तो बस ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख ही सकते हैं ना, बहुत ईजी क्वेश्चन है ना, बहुत ही मज़ा आएगा आप इस एग्जाम को जब देंगे तो। अब दोस्तों बात आती है, यहाँ पे क्या बोला है, एक घन का आयतन 1 घन मीटर है। एक घन का आयतन कितना है, 1 घन मीटर है, तो इसकी एक भुजा की माप याद कीजिए। तो दोस्तों आप सबसे पहले मुझे बताएं कि 1 घन मीटर पे कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 घन मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो कितने मिलीमीटर होते हैं दोस्तों, 1 घन मीटर पे 1000 मिलीमीटर होते हैं। कितने होते हैं, 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो आपको बताना है कि यहाँ पे कितने घन मीटर है, 1 घन मीटर है, तो आपको एक भुजा यहाँ पे कितनी रहेगी, 1 घन मीटर तो इतना होता है, तो इसकी एक भुजा रहेगी दोस्तों यहाँ पे 1000, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। आई होप आप सभी लोग इतना समझ ही गए होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग कितना है, दो कोण कितने हैं 110 हैं, और यहाँ पे 40 डिग्री है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे तीसरा कोण कितना होगा, यानी कि एक यहाँ पे त्रिभुज बताया है, त्रिभुज यहाँ पे पहला कोण कितना है 110 है, और दूसरा कितना है 40 है। तो आपको बताना है कि ये जो तीसरा कोण है यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो आपको क्या करना है, आप सभी लोग को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो आप 110 और 40 अपन जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, और 180 से यदि अपन 150 को घटा देते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाता है 30 डिग्री आ जाता है,
तो बस यहाँ पे सिर्फ मौखिक सॉल्व करने वाले क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप यहाँ पे इसे देख ही सकते हैं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन ईजी भी है और बहुत ही सिंपल है। तो आपको क्या करना है, इस टाइप से आपको इसे लिख लेना पड़ेगा। ये आ गया और यहाँ पे कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 15 और यहाँ पे आ जाएगा 11। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप कापी पेन की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, मैंने इसे सॉल्व किया था। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आती है, यहाँ पे x की वैल्यू आती है -2 और y की वैल्यू आती है यहाँ पे 3 आती है। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आती है, x की वैल्यू आती है -2, y की वैल्यू आती है यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्वेश्चन पे क्या बोला है x + y। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे -2 + 3 तो यहाँ पे कितना आ जाता है 1 आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब दोस्तों बात आती है क्वेश्चन पे क्या बोला 7वें नंबर पे, 20 फीट लंबे अहिते की दीवार की ऊंचाई 10 फीट है, तो दीवार का क्षेत्रफल वर्ग फुट में कितना होगा। बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है, क्षेत्रफल यहाँ पे क्या करना है ना, तो 10 और 20 का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। ठीक है, 200 वर्ग फुट इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब दोस्तों बात करते हैं इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, सेब का क्रय मूल्य 180 रुपये प्रति किलो है, 15% लाभ के साथ विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, सेब का क्रय मूल्य कितना है 180 रुपये प्रति किलो है, उसको यदि अपन 15% लाभ पर बेचते हैं ना, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों जब भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, तो यहाँ पे लाभ कितना है 15% है, तो 15% को अपन क्या लिख सकते हैं 15/100 तो लिख ही सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या अपन इसे काट पीट देते हैं, तो 5 या 15 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जो नीचे तरफ रहता है ना, ये हमेशा क्या रहता है क्रय मूल्य रहता है। क्रय मूल्य 20 हो गया और यहाँ पे लाभ कितने का हो रहा है 3 का हो रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य यहाँ पे हो जाएगा 23 रुपये। ये क्रय मूल्य हो गया और ये विक्रय मूल्य हो गया। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्चुअल मूल्य यहाँ पे कितना है, एक्चुअल मूल्य यहाँ पे क्रय मूल्य का कितना है 180 है, जो कि 20 से कितने गुना ज़्यादा है, 20 से 9 गुना ज़्यादा है। जब ये 9 गुना ज़्यादा है क्रय मूल्य, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य भी इससे 9 गुना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यदि अपन 23 पे 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 207। ठीक है, तो 207 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहा। दोस्तों यदि आपको क्वेश्चन समझने में किसी भी तरह का डाउट आ रहा है, तो आप मैथ की मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से मैथ को सॉल्व करना सिखाया है। तो आप प्लेलिस्ट पे जाके मेरी सारी वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन को तो आप समझ ही गए होंगे, बहुत ही सिंपल था। अब दोस्तों बात आती है इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, एक पासे को फेंके जाने पर विषम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इस पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप सभी लोग को पता होगा कि एक पासे में कितने अंक होते हैं, 6 अंक होते हैं, 6 ही अंक नहीं होते हैं। तो 1 से 6 तक अपन जब लिखते हैं तो वहाँ पे विषम अंक कितने आते हैं, 3 विषम अंक आते हैं और टोटल पासे में कितने अंक होते हैं, 6 अंक होते हैं। तो यही इसकी प्रायिकता रहेगी, यानी कि 1/2 तो क्वेश्चन पे दिया नहीं था, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस आपको क्या करना है, जब भी आप इस एग्जाम को देंगे ना, ओपन माइंड से एग्जाम को देना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब इजी पेपर आता है ना, तभी आपसे गलती होती है, छोटी छोटी गलती की वजह से आप सिलेक्शन से दूर हो जाते हैं। जो प्रीवियस ईयर पे मेरे साथ जुड़े हुए थे ना, तो मेरे साथ काफ़ी कैंडिडेट ने यही बताया, मेरे 1 से 2 मार्क्स से चूक गया। ठीक है, यानी कि इस टाइप से मेरे से बात कर रहे थे, तो मैं आपको उनको बताया कि जब सरल पेपर आता है ना, तो इसी टाइप से होता है। तो आपको क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर वाले कैंडिडेट मेरी वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी को बातें तो पहले से समझ पे आ गई होगी, तो आपको पिछले साल वाली गलती इस पेपर पे आप नहीं करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फूंक के धीरे धीरे कदम रखना है, सभी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है। आपको यहाँ पे टाइमिंग तो पर्याप्त मिलती है ना, तो आप उस टाइमिंग पे प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेक्शन का सवाल है और आपको पता होगा कि इस टाइप की वैकेंसी पे 1 से 2 ही क्वेश्चन पे सभी लोग मात खाते हैं, तो आपको 1 से 2 क्वेश्चन को ही सही करना है। ठीक है, तभी आपको यहाँ पे सिलेक्शन होगा। होपफुली आप सभी लोग मेरी सारी बातों को समझ पा रहे होंगे ना। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है क्वेश्चन नंबर 10 की। तो आप क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या बोला है, 0.75 को दशमलव के रूप में किस टाइप से लिखा जा सकता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे दशमलव हटा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 75/100 आ गया। ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 25 से काट लिए, 25 या 75, 25 को 100। ठीक है, यानी कि 3/4 लिखा जा सकता है। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पे क्या बोला है, 3/4 किन किन संख्याओं के बीच में है। अब आपको क्या करना है, 3
3 में 4 का भाग दे देना है। जब आप 3 में 4 का भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, आप सभी लोग बताएं। जब आप 3 में 4 का भाग देंगे दोस्तों तो यहाँ पे शायद इतना आ जाएगा, 0.75 आएगा, इतना ही आएगा मेरे ख्याल से, इतना आ गया। अब आपको बताना है ये किसके बीच में है, तो आप बताइए यहाँ पे किसके किसके बीच में रहेगा, ये रहेगा 0 और 1 के बीच में रहेगा। तो इतना तो आप सभी लोग समझ गए ना। अब दोस्तों बात आती है इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, 143/110 को दशमलव रूप में किस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो ये भी कोई क्वेश्चन था, इसको अपन किस टाइप से लिख सकते हैं, 1.3, लेकिन 1.3 तो दिया नहीं है क्वेश्चन पे, तो किस टाइप से लिख सकते हैं, इसके पहले एक 0 लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके बाद 0 लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो आप ऑप्शन के हेल्प से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 से कौन सी संख्या विभाजित हो रही है, 21 हो रही है, सॉरी 27 हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली 10 विषम संख्याओं का योग कितना होगा। थोड़े से ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था यहाँ पे। तो आपको बताना है कि पहली 10 विषम संख्याओं का योग कितना होगा। अब आपको क्या करना है, 1 से लेके 20 तक विषम संख्याओं को लिखने नहीं लगना है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताने वाला हूँ, आप सभी लोगों ने बहुत पहले पढ़ा भी होगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो आपने इस वाले फार्मूले को पढ़ा होगा, SN बराबर, यानी कि ये योग वाला फार्मूला है। तो SN बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 और यहाँ पे d क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आप विषम संख्या लिख रहे हैं 1 3 5, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने कितने का है, सिर्फ 2 का डिफरेंस है ना। तो यानी कि विषम संख्या में हमेशा डिफरेंस कितने का होता है, 2 का होता है। तो आप यहाँ पे 2 लिख देंगे। यहाँ पे विषम संख्या कितने विषम संख्या बोला है, 10 लिखा है, तो n बराबर आप यहाँ पे 10 लिख देंगे। यहाँ पे पहली विषम संख्या कितनी है, पहली विषम संख्या यहाँ पे 1 है, तो आप बस आप यहाँ पे 1 रख दीजिए। तो चलिए दोस्तों अपन यहाँ पे इस फॉर्मूले पे मान रखते हैं। तो n की जगह अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 10/2, यहाँ तो 2 × 1 × 10 - 1 इंटू डी की जगह अपन क्या लिखेंगे दोस्तों, डी की जगह अपन लिखेंगे 2, इतना आ गया। तो अपन इसे काट पीट देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, 10 में से अपन 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से अपन 1 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, 9 × 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 रहेगा, और यहाँ पे रहेगा दोस्तों 10/2। तो अपन जब देखेंगे यहाँ पे 9 दूनी 18, 18 2 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 10/2 × 20। तो आप इसे काट दीजिए। जब आप इसे काटेंगे ना तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 × 10 यानी कि 100 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इस टाइप से मैंने इस फॉर्मूले के बेस पे सॉल्व करना सिखा दिया। अब जब क्वेश्चन पे इस टाइप से क्वेश्चन आता है, एक पहली 20 विषम संख्याओं का योग, पहली 50 विषम संख्याओं का योग, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार मैं आपको फॉर्मूला फिर से बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या रहता है, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 और यहाँ पे d। यहाँ पे d की वैल्यू हमेशा कितनी रहती है, d की वैल्यू हमेशा रहती है 2। n की वैल्यू कितनी रहती है, जितने क्वेश्चन पे बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहले 10 बोला है ना, तो n की जगह पे अपन यहाँ पे 10 रखेंगे। a की वैल्यू कितनी रहेगी, पहली विषम संख्या, तो यहाँ पे पहली विषम संख्या कितनी रहेगी, जो सबसे पहले आती है, तो वही यहाँ पे पहली विषम संख्या रहेगी। और n की जगह अपन क्या रखते हैं, n की जगह यहाँ पे 10 20 जितना भी रहता है क्वेश्चन पे उसको रखते हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 100। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो कि अच्छा क्वेश्चन आया था। 20 छात्रों के अंकों के अंकगणित का औसत कितना था, 36 था। 20 छात्र हैं, इनके अंकगणित का औसत कितना था, यहाँ पे 36 था। तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा, यानी कि 20 छात्रों के अंकगणित का टोटल योग कितना आ गया, यहाँ पे टोटल आ जाएगा दोस्तों 36 पे अपन 20 का गुणा करा देते हैं, तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाता है, 720 आ जाता है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन पे क्या बोला है, यदि 2 छात्रों को 0 अंक मिलते हैं, यहाँ पे 2 छात्र ऐसे हैं 20 कैंडिडेट पे जो कि 0 अंक प्राप्त करते हैं, तो यहाँ पे कितने कैंडिडेट बचे दोस्तों, अपन 0 वाले की तो गिनती नहीं करते हैं, तो यहाँ पे कितने कैंडिडेट बचेंगे, सिर्फ 18 बचेंगे। तो आपको क्या करना है, इन 18 कैंडिडेट को 720 में से डिवाइड कर देना है। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, 720 × 18, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18 × 4 = 72, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 के 0। तो यानी कि यहाँ पे कितने एवरेज आ जाएगा, 40 का एवरेज यहाँ पे आ जाएगा। तो आप सभी लोग समझ गए ना, यहाँ पे 20 कैंडिडेट थे, इनका औसत कितना था, 36 था, तो टोटल यहाँ पे कितना आ जाएगा, 720 आ गए ना। अब आपको क्या करना है, 20 कैंडिडेट का अंकगणित का औसत कितना था, 36 था, लेकिन उनमें से 2 छात्र 0 अंक मिलते हैं, तो उसकी अपन
काउंट नहीं करते ना उन कैंडिडेट को, तो यहाँ पे कितने कैंडिडेट बचेंगे 20 में से जब लोग निकल जाएंगे तो कितने बचेंगे 18 बचेंगे। तो बस आप इसे भाग दीजिए, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि y का मान 13 हो तो दिए गए समीकरण 3x - y = 5 में x का मान क्या होगा। तो ये भी एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आया था जो कि बहुत ही ईजी था। तो आप इसे सॉल्व कर दीजिए, x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 6। ठीक है, यानी कि देखने वाले क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ आए हुए थे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन पेपर था। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था उस पर मैथ के 16 क्वेश्चन आए हुए थे। आप वहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर पे भी देख सकते हैं, वहाँ पे 16 क्वेश्चन ही आए हुए थे। अब दोस्तों बात करते हैं, अब यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो चलिए साइंस के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है साइंस का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17, हवा में वाष्प की मात्रा को जिस भौतिक यंत्र से मापा जाता है उस यंत्र को क्या कहा जाता है। तो आप सभी लोग बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों सापेक्ष आर्द्रता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है ना, तो वाष्प की मात्रा को जिस भौतिक यंत्र से मापते हैं उस भौतिक यंत्र को क्या कहते हैं, सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु कितने होते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप भली भांति पढ़े होंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा 25 सेंटीमीटर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन आया हुआ था। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी से आपको क्या करना है, जो आपके लूसेंट की बुक रहते हैं ना, ऑब्जेक्टिव वाली हो तो ठीक है, यदि ऑब्जेक्टिव वाली आपके पास नहीं है तो आपको क्या करना है, जो थ्योरी वाली बुक आती है लूसेंट की उस पर बहुत ही कम पेज रहते हैं ना, तो आपको क्या करना है, जो विज्ञान वाला सेक्शन है यानी साइंस वाला सेक्शन है उसको पूरे कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, यानी कि केमिस्ट्री वाला सेक्शन पूरा कंप्लीट कर लेना है, फिजिक्स वाला सेक्शन पूरा कंप्लीट करने लेना है, और जो बायो वाले सेक्शन है ना उसको भी कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, यदि आप यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं ना तो आप मान के चलिए एडवांस टेस्ट पे आपके साइंस के पूरे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। यानी कि जो यहाँ पे साइंस के 15-16 क्वेश्चन आते हैं ना, 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन तो यहाँ पे आपके सही ही हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको लूसेंट अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना है। और आपको क्या करना है, आपको मैंने प्रीवियस ईयर पे साइंस के जितने क्वेश्चन कंप्लीट करा है ना उन क्वेश्चन को भी एक बार पढ़ लेना है, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन उन्हीं वीडियो में से आए थे ना। तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट पे जाके उन सभी क्वेश्चन को देख लेना है और उनके नोट्स बना लेना है। हालांकि PDF मेरे टेलीग्राम पे पड़े हुए हैं, तो आप वहाँ पे भी जाके उन्हें रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण निम्नलिखित में से किसके आवर्ती फलन होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाई थी ना उसमें तत्वों के भौतिक गुण किसके आवर्ती फलन होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा में पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है। तो आप सभी लोग इसका बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे खगोलीय पिंड की बात आई है, ना कि ग्रह की बात आई है। यदि ग्रह की बात आती तो आप सभी लोग को पता होगा कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा है, मंगल है। तो यहाँ पे इसका यही करेक्ट आंसर रहता, लेकिन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, चंद्रमा, क्योंकि खगोलीय पिंड की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। यानी कि साइंस के जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, थोड़ा सा सोचने वाले क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्या करना, जब आप साइंस के क्वेश्चन को भी कंप्लीट करेंगे ना इस साल, तो अच्छी तरीके से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, एक बार आप सारे क्वेश्चन को एक बार रीड कर लीजिए कि क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है, इसके बाद आप उस आंसर को मार्क कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों से भिन्न है। तो आप सभी लोग देखिए, यहाँ पे अमीटर है, वोल्टमीटर है, गैल्वेनोमीटर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो तीनों इंस्ट्रूमेंट है ना, ये किसके लिए यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक दुकानों पे इसका यूज होता है, आप इस टाइप से भी समझ सकते हैं ना। यानी कि विद्युत उपकरणों पे इसका यूज किया जाता है, अमीटर, वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर का, लेकिन थर्मामीटर का यूज नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर में हमारे द्वारा उपयोग में किए जाने वाली AC की आवृत्ति कितनी होती है। तो जो AC की आवृत्ति होती है इंडिया पे कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहा। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है। तो आप सभी लोग मुझे बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन को मैंने बहुत बार सॉल्व कराया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 700 नैनोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉम पे कितनी होती है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। साथ ही साथ आप मुझे बताएंगे कि 1 नैनोमीटर पे कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए।
अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम और आयरन के पूरक के रूप में किए जाने वाले लवण किस में से प्राप्त किए जाते हैं? यानी कि कैल्शियम और आयरन के पूरक किस में से प्राप्त किए जाते हैं? तो ग्लूकोनिक एसिड से प्राप्त किए जाते हैं। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन आया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ग्लूकोनिक एसिड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकार का प्रदूषण जो आनुवांशिक परिवर्तन का कारण बनता है। तो ऐसा कौन सा प्रदूषण है जो आनुवांशिक परिवर्तन का कारण बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा रेडियो एक्टिव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम से गुजरने पर प्रकाश अपने घटक रंग से अलग होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्वेश्चन पे क्या बोला है, जब किसी माध्यम से जब कोई प्रकाश गुजरता है ना, तो अपने घटक रंग से अलग हो जाता है, तो यह घटना क्या कहलाती है? तो यह घटना कहलाती है परिक्षेपण। ठीक है, ये कभी कभी विक्षेपण भी लिख देते हैं ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि डिपर्सन यहाँ पे करेक्ट आंसर रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो आप सभी लोग मुझे बताएं कि बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था, 1100 वाट प्रति घंटे की खपत करने वाला एक विद्युत इस्त्री प्रतिदिन 2 घंटे के लिए काम में ली जाती है। इस्त्री द्वारा 30 दिनों पे बिजली की कुल खपत होगी। दोस्तों यहाँ पे इस्त्री आया है, जो अपन प्रेस वगैरह नहीं करते ना, उसको ही इस्त्री कहते हैं। तो आप मुझे बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1100 वाट है ना, तो आप यहाँ पे 1100 वाट लिख दीजिए। ठीक है, कितने घंटे यूज किया जाता है? 2 घंटे यूज किया जाता है। और कितने दिन आपको यूज करना है? 30 दिन आपको यूज करना है। ठीक है, और बटे पे आपको क्या करना है? बटे पे आपको 1000 का भाग दे देना है, क्योंकि 1 वाट बराबर कितना होता है? 1000 किलोवाट। तो बस आपको वही करना है, आपको यहाँ पे 1000 का भाग दे देना है। तो यहाँ से 2 0 से 2 0 ये कट गया, 1 0 से 1 0 ये कट गया, तो यहाँ पे कितना आ गया? यहाँ पे 6 आ गए और यहाँ पे 11 है, तो 11 में 6 का अपन जो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 66 किलोवाट। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहा। तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं ना, थोड़ा सा मैथ वाले क्वेश्चन भी आते हैं साइंस के, तो उनको भी आपको इस टाइप से सॉल्व करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर मैं आप सभी लोग को क्या बताऊं, इसका आंसर तो आप सभी लोग स्वयं जानते होंगे, विद्युत मोटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ का गलनांक कम होता है जब दाब क्या किया जाता है? दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक कम होता है। ठीक है ना, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक कम होता है। तो इतना तो आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। बर्फ का गलनांक कम होता है जब दाब बढ़ाया जाता है, यानी कि जैसे जैसे अपन बर्फ का दाब बढ़ाएंगे ना, तो उसका गलनांक कम हो जाएगा। सिंपल से आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे भोजन में प्रयुक्त किए जाने वाले नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आप सभी लोग बताएं, आप सभी लोग नमक तो खाते होंगे ना, तो NaCl इसका करेक्ट आंसर रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे समांतर स्प्रेड के रूप में जाना जाता है? तो स्प्रेड आप सभी लोग 10th में पढ़े होंगे, 10th 9th 11th 12th हमेशा तो आपने पढ़ा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? मेथेनॉल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA में सूचना को mRNA अणु में स्थानांतरित करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? प्रतिलेखन कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि CD स्टोरेज मीडिया का एक प्रकार है। तो किसका प्रकार है दोस्तों? ऑप्टिकल का एक प्रकार है, यानी कि जो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है यानी कि CD होती है, किस प्रकार की स्टोरेज का प्रकार है? तो एक ऑप्टिकल स्टोरेज का प्रकार है। तो आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो आप यहाँ पे इसे देखिए और इसके आंसर को करेक्ट कीजिए। तो आप सभी लोग को पता होगा कि गूगल, लॉरी पेज यहाँ पे सही है। ठीक है ना, इनके बारे में पता भी होगा आप सभी लोग को। इसके बाद है सत्या नाडेला, माइक्रोसॉफ्ट, इसके CEO हैं। ठीक है, HFCL, इसके भी यहाँ पे करंट पे CEO ये हैं दीपक पोरेख। लेकिन दोस्तों यहाँ पे फेसबुक आता है, फेसबुक की जगह यहाँ पे क्या होना चाहिए? मार्क जुकरबर्ग होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? शेरिल सैंडबर्ग, जो कि यहाँ पे गलत है, यही असुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। यानी कि इस टाइप से क्वेश्चन भी वहाँ पे पूछ सकते हैं। करंट का क्वेश्चन है, आप सभी लोग को याद रखना पड़ेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन
उत्पादन नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन पे क्या बोले हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा अंग हार्मोन उत्पादित नहीं करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हार्ट हो गया, गुर्दा हो गया और यहाँ पे जठर ग्रंथि, ये सभी क्या करते हैं, हार्मोन तो उत्पन्न करते हैं। तो इनमें से नहीं करेक्ट इसका आंसर रहेगा, यानी कि ये सभी हार्मोन उत्पन्न करते हैं, लेकिन ऑप्शन तो डी है ना डी पे, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर दुनिया में सबसे अच्छा रॉक कट का सबसे अच्छा उदाहरण है। यानी कि रॉक कट मतलब क्या हुआ दोस्तों, चट्टान को काटकर बनाया गया मंदिर, यानी कि एक ही चट्टान को बनाया गया मंदिर कौन सा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट आंसर रहेगा एलोरा पे स्थित कैलाश मंदिर। जो एलोरा पे स्थित कैलाश मंदिर है ना, एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है, जो कि रॉक कट का सबसे अच्छा उदाहरण है पूरी दुनिया पे। तो आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर अर्थव्यवस्था का अस्तित्व निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है। जो समांतर अर्थव्यवस्था होती है ना, किसको संदर्भित करती है, काले धन को संदर्भित करती है, यानी कि ब्लैक मनी। आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, ब्लैक मनी को संदर्भित करती है समांतर अर्थव्यवस्था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे नियुक्त करता है। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है निम्नलिखित में से किसे नियुक्त करता है। तो इसके आंसर को आप सभी लोग मुझे स्वयं बताएंगे। मेरे ख्याल से इसका करेक्ट आंसर रहेगा एंग्लो इंडियन समुदाय में से 2 सदस्य। लेकिन दोस्तों अभी जब ये जो नियम आया था ना, पहले लोकसभा पे कितने कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा अपॉइंटमेंट हो सकते थे, 552, लेकिन 552 में से 500 सीट तो लोकसभा पे फिल हो जाती है, लेकिन जो 2 सीट यहाँ पे बचती है ये एंग्लो इंडियन के रहते हैं। और एंग्लो इंडियन की नियुक्ति यहाँ पे कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, लेकिन ये फिलहाल अभी बंद हो गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है, जो आंसर सीट आई थी बीआरसी की तरफ से, तो इसका करेक्ट आंसर माना गया है विपक्ष का नेता। तो आप वहाँ पे उसे देख सकते हैं, करंट का क्वेश्चन है, आप सब लोग इसे समझ लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने वाले सत्याग्रह के रूप में किसे चुना गया। तो 1940 में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था ना, उसे किसने प्रारंभ किया था, आचार्य विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है दोस्तों, गुजरात पे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहा। दोस्तों आप सब लोग मुझको बताना है कि पश्चिम बंगाल पे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, मैं आपको हिंट भी दे देता हूँ। जो सुंदरवन है ना, सुंदरवन किस राज्य पे स्थित है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आपको बताना है कि यहाँ पे मैं आपको बताना है कि जो यूपी है ना, यूपी पे कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं और बिहार पे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। इन सभी क्वेश्चन के आंसर को आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर है। तो आपको पता होगा सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला बैंक की स्थापना कब की गई थी। बहुत ही कठिन क्वेश्चन आया था, मैं कह सकता हूँ। तो भारतीय महिला बैंक की स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 2013 को। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहा। होपफुली आप सभी लोग इस क्वेश्चन के आंसर को समझ गए होंगे। अब दोस्तों बात आती है क्वेश्चन नंबर 44 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक के क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन से 50 नंबर के क्वेश्चन पे एक गद्यांश आया था। गद्यांश यानी कि पैसेज आया था। उस पैसेज को आपको पढ़ना पड़ेगा और उसी पैसेज से आपको आंसर टिक करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल आया था। हालांकि इस पीडीएफ पे मैं उसे इंक्लूड नहीं कर सकता हूँ। मैं आपको जो पीडीएफ दूंगा ना प्रीवियस ईयर पेपर वाले, वहाँ पे वो गद्यांश मेंशन है, तो आप उसे पढ़ लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पे पूछा जा सकता है। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 44 लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक के क्वेश्चन थे ना, वहाँ पे आपको क्या दिया गया था, एक गद्यांश दिया गया था। आपको इस गद्यांश को रीड करना पड़ेगा। इसके बाद 7 क्वेश्चन दिए गए थे और इन 7 क्वेश्चन को इसी गद्यांश में से पूछा गया था। तो आपको क्या करना है, जब इसे आप गद्यांश को पढ़ लेंगे तो इन सभी क्वेश्चन को तो सॉल्व भी कर देंगे। तो इतना क्वेश्चन ईजी आया हुआ था। ठीक है दोस्तों, और यदि आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एग्जाम रेज, मेरे फेसबुक ग्रुप का नाम है एग्जाम रेज और मेरे इंस्टाग्राम आईडी का नाम है एग्जाम रेज। दोस्तों यदि आपको एग्जाम को लेकर किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और यदि आप मेरे से किसी भी तरह की बात करना चाहते हैं व्हाट्सएप पे, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके
पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे भी रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, आपको एग्जाम को लेके वर्क असिस्टेंट का किसी भी तरह का डाउट है ना, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं आपका रिप्लाई आपसे ज़रूर बात करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।